नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 26 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण की वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया कि ये फिलहाल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी के योग कैसे हैं, आने वाले समय में जॉब में कैसी प्रोग्रेस है, विदेश जाने के योग कैसे हैं, भाग्योदय कब होगा इनका। पूछते हैं साथ ही साथ कि क्या मैं मांगलिक हूं अथवा नहीं, विवाह कब होगा, पत्नी कैसी होंगी, संबंध मेरे कैसे रहने वाले हैं उनके साथ, किस दिशा में विवाह होगा, अपने मकान का विस्तार करना चाहते हैं और उससे कुछ आमदनी भी कमाना चाहते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सवाल पूछा है और ये भी बोला है कि किसी नए कार्य को करने के लिए जाते हैं तो इन्हें परेशानी होती है और आगे में ये अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सवाल पूछते हैं, कुंडली के राजयोग और दोष के बारे में पूछते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कई सारे प्रश्न पूछे हैं जिनका आखिर में एक एक करके हम जवाब देंगे। सीधे चलते हैं इनकी लग्न कुंडली के ऊपर दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है 5 नंबर से। 5 नंबर यानी कि सिंह राशि इनके लग्न में आ रही है। तो ये जो कुंडली बनती है ये बनती है सिंह लग्न की और चंद्रमा यहां पर वृश्चिक राशि में विराजमान है। तो सिंह लग्न और वृश्चिक राशि की ये कुंडली बन जाती है। लग्न की तरफ बढ़े 5 डिग्री का लग्न है, लग्न के पास बल थोड़ा सा कम माना जाएगा और सिंह लग्न यानी कि सूर्य के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। कैसे होते हैं सिंह लग्न वाले लोग? तो ये आमतौर पर निडर होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी से डरते नहीं है और चूंकि ये सिंह राशि है, मतलब कि जो प्रथम भाव में सिंह लग्न आ रहा है, इसका मतलब है कि सूर्य यानी कि राजा। तो ऐसे लोग आत्मविश्वास से लबरेज होते हैं। यदि कुंडली में सूर्य अच्छा हुआ तब ये सारी चीजें इनके अंदर देखने को मिलेगी। हाँ, थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि व्यक्ति गुस्से वाला होता है, कई बार पेशेंस की कमी हो जाती है। इनका लग्नेश सूर्य को देखें, इनके लग्नेश सूर्य जो है कुंडली के 10वें स्थान में बैठे हुए, बहुत जबरदस्त स्थिति है। लेकिन सूर्य और केतु का यहां पर ग्रहण दोष बन रहा है जो कि वीक पॉइंट बनता है। तो ये इनके स्वास्थ्य को लेकर के, इनके कॉन्फिडेंस को लेकर के परेशानी खड़ी करेंगे। चलिए द्वितीय भाव के ऊपर चलते हैं। 10 डिग्री के गुरु बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। गुरु इस कुंडली में कौन है देखा जाए तो गुरु इस कुंडली में पंचमेश है, यानी कि शिक्षा, संतान, लव रोमांस भाव के स्वामी ग्रह और आयु भाव के स्वामी ग्रह। इस कुंडली में गुरु कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह है, धन भाव में जाकर के बैठा हुआ है। देखिए, शिक्षा संतान की तरफ से आपको ये धन का लाभ देने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहां पर बैठा हुआ गुरु आपको धन भी देगा, पैतृक संपत्ति भी देगा। लेकिन द्वितीय भाव में कहते हैं यदि गुरु अकेला बैठ जाए तो भाव नाश करता है, भाव नाश करता है। तो यहां पर भाव नाश करेंगे तो सेविंग्स का ध्यान रखिए, पैसे आते रहेंगे आपके पास। मेरी बात को याद रखिए, पैसे आते रहेंगे आपके पास, बस सेविंग्स को लेकर के सजग हो जाइए। यहां पर बैठा हुआ गुरु जो है कई माध्यम से आप चाहें तो धन अर्जित कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। यहां पर देखा जाए तो गुरु के बैठे होने की वजह से बुध की राशि में बैठे हुए हैं, बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में है, तो ये और भी अच्छी स्थिति हो गई, ये और भी अच्छी स्थिति होगी। ये आपकी वाणी को भी बढ़िया बनाएगा। 10 डिग्री का गुरु है, 50% का बलाबल है यहां पर गुरु के पास। और गुरु देखा जाए दृष्टि डालेंगे 6ठे भाव के ऊपर, पेट संबंधित परेशानी, नीच की दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर। गुरु जो है वो डाइजेशन, लिवर, जॉन्डिस, इन सब के कारक ग्रह बनते। तो लिवर की परेशानी, जॉन्डिस वाला रोग, ये गुरु आपको देने वाला होगा। द्वितीय भाव होता है खान पान का, द्वितीय भाव होता है खान पान का। तो तली भुनी चीजें मत खाएं, जंक फूड से परहेज करें, वरना गुरु की जो 5वीं दृष्टि, नीच की दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर जा रही है, ये स्वास्थ्य की परेशानी जरूर आपको देने वाली होगी। गुरु की दृष्टि पड़ेगी आयु भाव के ऊपर, अष्टम भाव के ऊपर, ससुराल पक्ष से लाभ करवा देंगे, आपकी आयु में वृद्धि कर देंगे, आपको दीर्घ आयु बनाएगा। कहीं ना कहीं सडन गेन भी आपको लाइफ में दे सकता है, मतलब अचानक से धन लाभ, चाहे वो ससुराल पक्ष से हो या कहीं और से, अचानक से ये गुरु आपको धन लाभ दे सकता है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो जाएगी 10वें भाव के ऊपर, शत्रु दृष्टि जरूर जाएगी 10वें भाव के ऊपर। लेकिन याद रखिए गुरु योग कारक ग्रह है, द्वितीय भाव में बैठ करके भी वो योग कारक ही कहलाएंगे। तो यहां पर योग कारक होने की वजह से 10वें भाव के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी ये एक्सपेंशन करवाएगी, मतलब विस्तार करवाएगी। कहां? तो आपके जॉब में, आपके करियर में। विस्तार का मतलब है कि जैसे जैसे गुरु की दशा, मान लीजिए गुरु की दशा आएगी तो उस दौरान आपके करियर में बढ़ोतरी होगी, पदोन्नति होगी। मान लीजिए बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में विस्तार कर सकेंगे,
जॉब करते हैं तो जॉब में पदोन्नति के योग बना देगा। तो यहां पर गुरु काफी लाभ दे रहा है आपको। हाँ, गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपको दे सकती है। यहां पर गुरु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, संतान की तरफ से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। सुख का भाव है, चतुर्थ भाव को हम सुखेश कहते हैं, और सुख का भाव कहते हैं, माफ करिए, और चतुर्थेश जो होते हैं उसको हम सुखेश कहते हैं। तो यहां पर मंगल की राशि बन जाती है जिसमें चंद्रमा और राहु विराजमान है। चंद्रमा देखा जाए वृश्चिक राशि का है, नीच के हैं। चंद्रमा यहां पर आपके नीच के हैं, हालांकि चंद्रमा 3 डिग्री तक ही नीच का माना जाता है। तो नीच से तो बाहर है, नीचता से बाहर है, लेकिन नीच राशि में ही है चंद्रमा। तो ये एक वीक पॉइंट बनता है कुंडली में, ये वीक पॉइंट बनता है। और यहां पर देखा जाए, एक तो चंद्रमा नीच का, ऊपर से जो राहु है साथ में विराजमान है। यहां पर 15 डिग्री का चंद्रमा है और 18 डिग्री के राहु है। ग्रहण दोष, चंद्र राहु ग्रहण दोष बन रहा है 4th हाउस में। क्या परेशानी देगा? कहीं ना कहीं यहां पर बैठ करके ये आपके सुखों में कमी करने वाले हैं। यहां पर बैठ करके चंद्रमा जो है आपके मन को भटकाएंगे, नर्वसनेस देंगे आपको, मन शांत नहीं रहेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यहां पर बैठा हुआ जो चंद्रमा है देखा जाए राहु के साथ बैठा हुआ है, पीछे कोई नहीं, साथ में राहु और आगे भी कोई ग्रह नहीं। इसको कहते हैं केमद्रम दोष का लग जाना। कुंडली के 4th हाउस में केमद्रम दोष भी लग रहा है चंद्रमा को। तो यहां पर चंद्रमा बहुत पीड़ित है आपका। चंद्रमा को बेहतर करना जरूरी है। चंद्रमा कौन है इस कुंडली में? देखा जाए विदेश भाव और खर्च भाव के स्वामी ग्रह हैं और जाकर के कुंडली के 4th भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं विदेश भाव का स्वामी ग्रह 4th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि होमलैंड के लिए भी देखते हैं। तो चंद्रमा यहां पर तो हालांकि आपको कह रहे हैं कि विदेश नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम आगे देखेंगे क्योंकि मंगल और चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो रहा है, उसके ऊपर मैं आऊंगा। तो यहां पर चंद्रमा बहुत वीक है आपका, धन का ये व्यय करवा सकता है और कहीं ना कहीं आपके घर में कलह की स्थिति ये दे सकता है। घर में कलह की स्थिति ये करवा सकते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। यहां पर देखा जाए तो चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा की जो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, सरकारी नौकरी लगने में ये आपकी मदद कर सकते हैं। राहु बैठा हुआ है 4th हाउस में। देखिए 4th भाव में जब राहु बैठ जाए तो ये नीच का है, ये राहु भी नीच का है क्योंकि ये वृश्चिक राशि में विराजमान है। अब मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं है, कहते हैं कि राहु जिसके साथ बैठ जाए या जिसकी राशि में बैठ जाए वैसा ही रिजल्ट देता है। अब बैठा है ये चंद्रमा के साथ, चंद्रमा खुद डाउन है, बैठा है मंगल के घर में, मंगल खुद नीच का है 12वें घर में। राहु यहां पर मारक हो गए आपके लिए, राहु मारक हो गए 4th हाउस में बैठ करके। राहु कहीं ना कहीं यहां पर परेशानी देंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और यहां पर जो राहु बैठा हुआ है घर के सुखों में कमी कर देगा, कलह की स्थिति करवा सकता है। और प्रॉपर्टी वगैरह सोच समझ करके लीजिए, हो सकता है तो प्रॉपर्टी संबंधित परेशानी आगे जाकर के आपको हो जाए, तो सोच समझ करके कार्य करेंगे। राहु की दृष्टियों की बात करें, राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 8वें भाव के ऊपर। राहु की दशा में ससुराल पक्ष के साथ मतभेद हो सकते हैं। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं राहु की दशा में? क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है आयु भाव के ऊपर, ससुराल पक्ष भाव के ऊपर और अपने ही घर के ऊपर। तो गुरु इस घर का बुरा नहीं होने देगा, लेकिन राहु की दशा में ससुराल पक्ष के साथ संबंध अच्छे रखेंगे आप और साथ ही साथ जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर, पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी ये राहु देने वाला होगा और करियर में स्टेबिलिटी को कम करेगा। यदि आपको स्टेबल नौकरी चाहिए उसमें राहु परेशानी खड़ी करेंगे। कई वीडियोस में मैंने बताया है, यदि व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी कम होती है, इसके पीछे का कारण कई बार ये होता है कि राहु केतु 10वें भाव को प्रभावित कर रहे होते हैं। और राहु की जो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के विदेश भाव के ऊपर, विदेश जाने का ये राहु योग बना देगा या फिर आपका मन ऐसा करेगा कि आप विदेश चले जाएं। साथ ही साथ राहु धन का व्यय भी करवाने वाला होगा। तो यहां पर राहु की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं कही जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 7वें भाव की तरफ। शनि यहां पर विराजमान है, 6 डिग्री का शनि है। यहां पर बाल अवस्था से थोड़ा ऊपर बढ़ चुके हैं शनिदेव, करीब 25% के आसपास का बलाबल है शनि के पास। 7वें भाव में विराजमान है। यहां पर शनि एक योग बना देते हैं, इसको कहते हैं शश नामक महापुरुष योग। शश महापुरुष योग यहां पर बना रहे हैं कौन? तो शनिदेव। इस कुंडली में शनि मारक ग्रह है। शनि इस कुंडली में मारक ग्रह है, क्यों? क्योंकि सूर्य देव का ये लग्न बनता है। उन्होंने शनि को 6ठा और 7वां भाव दिया, यानी कि रोग ऋण शत्रु और साथ ही साथ जो विवाह का भी भाव दिया। हालांकि 7वें भाव को मारक भाव कहते हैं, इसलिए यहां पर शनि मारकेश कहलाएंगे। लेकिन शनि यहां पर स्वग्रही है, किस भाव में? तो आपके विवाह के भाव में। यहां पर शनि का बैठना वैवाहिक जीवन को बढ़िया करेगा। बस विवाह विलंब से करें, विवाह विलंब से करें। 30 इयर्स के पहले विवाह नहीं करना चाहिए आपको। यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि 30 वर्ष से पहले आपको विवाह नहीं करना चाहिए। 28-30 के बाद
कितनी भी जल्दी आपको करनी है तो 28 के बाद ही आप करेंगे, 30 के बाद करें तो और बढ़िया। यहां पर बैठा हुआ शनि आपके वैवाहिक जीवन को टूटने नहीं देगा, वैवाहिक जीवन में आपको लाभ करवा देगा। पत्नी के आने के बाद शनि आपको काफी हद तक सपोर्ट भी करेंगे। 6 डिग्री का शनि है, बल 25% के आसपास होगा। मैंने बताया कि शनि की दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है ये। भाग्य में रोड़े अटकाएंगे शनि, भाग्य में बाधा उत्पन्न करेंगे, हायर एजुकेशन की भी परेशानी दे सकता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लग्न के ऊपर, व्यक्तित्व में जितना निखार आना चाहिए उस निखार में कमी कर देगा, क्योंकि शत्रु दृष्टि डाल रहे हैं, मारक ग्रह है, शत्रु दृष्टि। लग्न आपकी पर्सनालिटी होती है, लग्न आपकी पर्सनालिटी होती है, तो शनि की दृष्टि यहां पर भी आपके बनते हुए कार्य को लेट कर देगी, बनते हुए कार्य को लेट कर देगी। जो कार्य 2 दिन में होना चाहिए था वो अब 4 दिन में होगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, मकान का सुख आपको ये दे देगा, प्रॉपर्टी वगैरह में ये लाभ दे देगा, लेकिन चंद्रमा को ये भी डैमेज करेंगे, चंद्रमा को शनि भी डैमेज करेगा। तो आपका जो मन है वो बहुत परेशान रह सकता है, और आपका जो चंद्रमा है वो शनि के नक्षत्र का है, ये वीक पॉइंट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र देखा जाए इनके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में शुक्र बैठा है, हायर एजुकेशन और भाग्य भाव में शुक्र इस कुंडली में है कौन? तो शुक्र देखा जाए तो यहां पर तृतीयेश है और साथ ही साथ कर्मेश भी, यानी कि साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन और भाग दौड़ भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र, और साथ ही साथ करियर प्रोफेशन भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र। भाग्य स्थान में बैठा हुआ है शुक्र। आपको बता दूं शुक्र इस कुंडली में ना योग कारक है ना मारक है, एक समग्रह कहलाएगा। यहां पर देखा जाए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर के शुक्र विराजमान है कुंडली के भाग्य स्थान में। ये अच्छी स्थिति है, आपका भाग्य साथ देगा करियर बनाने में। शुक्र की दृष्टि देखा जाए यहां पर तीसरे भाव के ऊपर जाएगी, छोटे भाई बहन है उनके साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर देगा, आपके अंदर आर्टिस्टिक स्किल्स भी ये शुक्र दे सकते हैं, और यहां पर दृष्टि डाल करके छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको लाभ करवा देंगे, हायर एजुकेशन का योग बना देगा शुक्र। अब देखा जाए कर्मेश जो है शुक्र वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, ये बहुत बढ़िया स्थिति है, ये बढ़िया स्थिति है। अपने जॉब के माध्यम से आप चाहें तो देश विदेश की यात्राएं भी कर सकते हैं। शुक्र यहां पर 4 डिग्री का है, बाल अवस्था का है ये शुक्र, इसको चाहे तो आप बलवान करके और ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, ताकि करियर में आपको विशेष लाभ की स्थिति देखने को मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दसम भाव की तरफ चलते हैं। दसम भाव में सूर्य और केतु विराजमान है। सूर्य मैंने आपको बताया था लग्नेश है, तो एक योग कारक ग्रह है। शुक्र के राशि में बैठे हुए, शत्रु के घर में बैठे हुए, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है। एक बात और बता दूं कि शुक्र भी यहां पर देखें मंगल के घर में है, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है, तो शुक्र भी आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। इसके बल को बढ़ा देंगे और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो सूर्य भी यहां पर योग कारक ग्रह है, और तात्कालिक मैत्री में होने की वजह से वो और भी बढ़िया रिजल्ट देगा। देखिए लग्नेश दसम भाव में बैठ जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। क्यों? क्योंकि लग्न यानी कि शरीर भाव का स्वामी ग्रह करियर भाव में बैठ जाए, व्यक्ति अपने मेहनत से समाज में अपना और अपने परिवार का नाम बनाने वाला होता है। व्यक्ति अपने लगन और मेहनत से समाज में अपना और अपने परिवार का नाम बनाने वाला होता है। सूर्य दसम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, और ये बेस्ट प्लेसमेंट होती है सूर्य की। यहां पर सूर्य आपको बहुत लाभ करवा देंगे। 19 डिग्री का सूर्य है, बल बहुत अच्छा है, लेकिन परेशानी यह है कि केतु साथ में विराजमान है। 19 डिग्री का सूर्य है तो 18 डिग्री के केतु भी बैठे हुए हैं साथ में, 1 डिग्री का फासला है, और यहां पर सूर्य केतु के साथ बैठने की वजह से आपकी कुंडली में जो है सूर्य केतु का ग्रहण दोष बन रहा है। सूर्य केतु का ग्रहण दोष बन रहा है आपकी कुंडली के दसम भाव में, ये वीक पॉइंट बनता है। राहु की दृष्टि भी आ रही है, तो राहु केतु के मध्य जो है सूर्य यहां पर पीड़ित हो जाएंगे, सूर्य पीड़ित हो जाएंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपके रेप्यूटेशन में यह कमी ला सकता है। सरकारी नौकरी मिलने के योग तो है, लेकिन उसमें बाधा देगा, ग्रहण लगा करके बैठा हुआ है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे आप, तो यहां पर कहीं ना कहीं करियर में भी लेकर के जितनी आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, जितनी पदोन्नति होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो प्रमोशन के भी कारक है, तो जितनी पदोन्नति होनी चाहिए उतनी होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रहण दोष बन रहा है, तो ध्यान रखेंगे, इस चीज का निवारण जरूरी है। यहां पर बैठा हुआ सूर्य यदि आप करवा लेते हैं इसका निवारण ग्रहण दोष का, तो यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको समाज में नेम फेम सब कुछ देने वाला होगा, पिता से लाभ भी करवाएगा। यहां पर बैठा हुआ सूर्य, इसकी दृष्टि जाएगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, मकान सुख, वाहन सुख, और कहीं ना कहीं माता से संबंधित सुखों में भी सूर्य वृद्धि कर देंगे। क्यों? क्योंकि मित्रवत दृष्टि जा रही है इनकी 4th हाउस के ऊपर।
तो ये बढ़िया स्थिति है। लेकिन दोष में है तो दोष से बाहर निकालिए। केतु के ऊपर चलते हैं। 18 डिग्री का केतु है, बल पूरा है। केतु भी यहां पर नीच के हैं। केतु दसम भाव में नीच की राशि में बैठे हुए हैं। किसके घर में बैठे हैं? तो शुक्र के भाव में। अब शुक्र देखा जाए तो भाग्य में बैठा हुआ है, त्रिकोण में है। तो यहां पर केतु बहुत खराब रिजल्ट नहीं देंगे। मैंने आपको बताया था कि राहु मारक हो गए, केतु को यहां पर हम बहुत खराब नहीं कह सकते। नीच की राशि में है तो इतना तो है कि परेशानी तो खड़ी करेंगे, लेकिन उतनी नहीं जितनी परेशानी राहु दे रहे हैं, उतनी नहीं जितनी राहु परेशानी दे रहे हैं। यहां बैठा हुआ केतु कहीं ना कहीं करियर में उतार चढ़ाव देगा, करियर में उतार चढ़ाव देगा, स्टेबिलिटी में कमी लाएगा। केतु देखा जाए इसकी दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, वाणी का ध्यान रखेंगे और अपनी सेविंग्स का भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा केतु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, कलह की स्थिति दे सकते हैं केतु। उच्च की दृष्टि है तो ये नहीं कहूंगा कि मकान नहीं बनने देंगे और मकान सुख में कमी कर देंगे, सारे सुखों को देने वाले होंगे, लेकिन कलह की स्थिति कर देंगे। और केतु की जो नवम दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, और ये जो दृष्टि पड़ेगी ये शत्रुओं से आपको विजयी करवाएगा और ये दृष्टि आपको लाभ देगा, क्योंकि मित्रवत दृष्टि इनके छठे भाव के ऊपर जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के लाभ स्थान की तरफ। लाभ स्थान में देखा जाए तो बुध बैठा हुआ है। बुध आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं? बुध तो अपने ही घर में। बुध इस कुंडली में कौन है? धनेश है और लाभेश है। सिंह लगने की कुंडली में बुध जो है वो धन के कारक ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि धनेश भी बुध है और लाभेश भी बनता है बुध। देखिए धनेश उठ करके लाभ भाव में विराजमान, इसे कहते हैं महाधनी योग बन जाना, इसे महाधनी योग कहते हैं। उसके अलावा लाभेश लाभ भाव में ही मौजूद है, ये भी अपने आप में धन योग है, ये भी अपने आप में धन योग है। तो कुंडली में महाधनी योग और धन योग लेकर के आप बैठे हुए हैं, तो धन की तो चिंता नहीं करनी है आपको, धन की तो कोई चिंता आपको नहीं करनी है। यहां पर बैठा हुआ बुध आपको बहुत लाभ देने वाला है। किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे धन तो ये बुध आपको देने वाला है। 9 डिग्री का बुध है, कुमार अवस्था का है, 50% बलाबल है। जीवन में यहां पर बैठा हुआ बुध आपको लाभ बहुत देने वाला है। यहां पर देखा जाए बुध की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा में आपको लाभ करवा देंगे, संतान संबंधित ये आपको लाभ में वृद्धि करने वाला होगा। कोई परेशानी नहीं है। यहां पर जो बैठा हुआ बुध है ये आपको इंटेलिजेंट भी बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वें घर के ऊपर चलते हैं और मंगल बैठे हुए 12वें घर में। अब ध्यान से देखिए फिर से अपने कुंडली के लाभ स्थान को। पीछे कौन थे? केतु और सूर्य। आगे कौन है? मंगल। यानी कि पीछे भी पाप ग्रह और एक क्रूर ग्रह और आगे भी एक पाप ग्रह। बीच में कौन सा भाव है? 11वां भाव। इसे कहते हैं पाप कर्तरी दोष का बनना। तो पाप कर्तरी दोष लगा है आपके लाभ भाव में। तो अब क्या होगा? लाभ तो होगा लेकिन लाभ में कमी आ जाएगी। ये नहीं कहेंगे कि महाधनी योग नहीं बना, ये नहीं बोलेंगे कि धनी योग नहीं बना, बना, लेकिन जितना लाभ दे सकता था उस लाभ में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पाप कर्तरी दोष लग गया है। किसको? तो कुंडली के लाभ स्थान को। चलिए चलते हैं कुंडली के 12वें घर की तरफ। मंगल विराजमान है 12वें भाव में, मांगलिक बनाता है सबसे पहले यहां पर बैठा हुआ मंगल, और मंगल नीच का है। मंगल यहां पर नीच का है। सबसे पहले बता दो कि क्या इसकी नीचता भंग हो रही है कि नहीं। बिल्कुल यहां पर मंगल की नीचता भंग हो रही है, क्योंकि शनि जो है वो लग्न से केंद्र में विराजमान है। इस सूत्र को लगाने के बाद, इस सूत्र को अप्लाई करने के बाद मंगल की नीचता को भंग माना जाएगा। लेकिन फिर भी मंगल नीच के है, नीच की राशि में है और 25 डिग्री का मंगल है। तो यहां पर जो मंगल है वो नीचता से बाहर नहीं है। नीच भंग राजयोग हो रहा है तो नीचता तो भंग हो गई इनकी, लेकिन डिग्री वाइज में बता रहा हूं 28 डिग्री तक जो मंगल है वो नीच के ही माने जाते हैं। तो यहां पर मंगल का बैठना आपको मांगलिक बनाता है, स्वास्थ्य की परेशानी आपको दे सकता है, ब्लड संबंधित चीजों का ध्यान रखेंगे, और कहीं ना कहीं जो है बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, और इसके अलावा जो है मंगल जो है कई बार पेट में भी परेशानी, गर्मी उत्पन्न करता है, तो उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। गर्मी मतलब कि अल्सर या फिर एसिडिटी वगैरह की शिकायत देता है, तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर बैठा हुआ जो मंगल है इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी साहस पराक्रम भाव के ऊपर, साहस पराक्रम में वृद्धि कर देगा। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, शत्रुओं का नाश करेगा, लाभ करवा देगा आपको, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। मंगल की जो अष्टम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके विवाह भाव के ऊपर, तो वैवाहिक जीवन में कलेश करवा सकते हैं, कलेश करवा सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि शनि स्वग्रही है, विवाह नहीं टूटने देंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि कलेश की स्थिति करवा सकती है। मंगल के पास 25% का बलाबल है, ये मंगल बाल अवस्था का है। चलिए ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि चंद्रमा और मंगल को देखिए, चंद्रमा मंगल के घर में है और मंगल जो है वो चंद्रमा के भाव में है। 2 भाव यानी कि सुख का भाव और विदेश का भाव, और होमलैंड और फॉरेन लैंड के बीच में जो है यहां पर राशि का परिवर्तन हो रहा है।
ये विदेश लेकर के जा सकता है, ये आपको विदेश लेकर के जा सकता है। वैसे भी राहु की दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव के ऊपर, तो विदेश जाने का एक योग बन जाता है आपकी कुंडली में। चलिए दशाओं के ऊपर चलते हैं। फिलहाल आपको शुक्र की महादशा चल रही है जो कि 4 जून 2038 तक चलेगी। शुक्र आपकी कुंडली के हिसाब से समग्रह है, लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छी है। तो शुक्र आपके लिए एक योग कारक ग्रह का परिणाम देने वाले हैं। शुक्र, ध्यान से सुनिए, शुक्र एक समग्रह है आपकी कुंडली के लिए, लेकिन उनकी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, इसलिए वो आपके लिए एक योग कारक ग्रह के जैसे रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये जो दशा आपको चल रही है और जो आने वाला समय है, इसमें ये आपके लिए एक प्रकार से गोल्डन पीरियड रहने वाला है। ये एक प्रकार से गोल्डन पीरियड रहने वाला है। मेहनत करिए, जो कुंडली में परेशानी है उस परेशानी को दूर करिए उपाय करके, और उपाय वगैरह कर लेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, निश्चित रूप से आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। चलिए शुक्र में फिलहाल शुक्र चल रहा है जो कि 4 अक्टूबर 2021 तक चलने वाला है। 4 अक्टूबर 2021 तक का समय एवरेज रिजल्ट देगा। ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन एवरेज। जैसे ही शुक्र में सूर्य, चंद्रमा, मंगल ऐसे ग्रह आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको लाभ की स्थिति बढ़िया होती चली जाएगी। अब मान लीजिए मंगल की अंतर्दशा आएगी, तो अब मंगल मैंने आपको बताया कि डैमेज्ड है, तो वो समय बहुत जबरदस्त लाभ तो नहीं दे जाएगा, वो समय जबरदस्त लाभ तो नहीं दे जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मान लीजिए कि शुक्र में शनि आया, शुक्र में सूर्य आया, शुक्र में बुध आया, बहुत लाभ देगा, बहुत ज्यादा आपको लाभ देने वाला होगा। चलिए प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। फिलहाल प्राइवेट कंपनी में ये जॉब कर रहे हैं और आपकी कुंडली के अनुसार से कहीं ना कहीं टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ करियर मुझे नजर आता है। कंप्यूटर या फिर टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ करियर मुझे ज्यादा नजर आता है। हालांकि टीचिंग का फील्ड भी आपके लिए ठीक रह सकता है, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इन्होंने बताया कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करते, तो शायद ये कुछ कंप्यूटर के फील्ड से ही जुड़े हुए काम कर रहे होंगे। अच्छा है आपके लिए ये काम। जानना चाहते हैं सरकारी नौकरी के योग? बिल्कुल कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, सिवाय एक, क्या? तो वो है सूर्य केतु का ग्रहण दोष आपकी कुंडली के 10वें भाव में बनना। ग्रहण 10वें भाव में ग्रहण, ये सरकारी नौकरी में परेशानी खड़ी करेंगे। वो भी सूर्य जो कि सरकारी नौकरी का कारक ग्रह है, उसको केतु ने ग्रहण लगा दिया, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में परेशानी देगा। सरकारी नौकरी में परेशानी तो ये खड़ी करेंगे, तो इसका निवारण करवा लेंगे तो सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। आने वाले समय में जॉब में प्रोग्रेस होगी, बिल्कुल होगी, 101% होगी। इसके बाद पूछते हैं विदेश जाने के योग है? हाँ, तो कब? देखिए विदेश जाने के योग तो हैं आपकी कुंडली में, ना तो नहीं कह सकते, और कब की बात करें तो बिल्कुल अभी वो योग चल रहे हैं, और अभी भी आप चाहें तो विदेश जा सकते हैं। इस नवंबर 20 नवंबर 2020 से लेकर के अगले नवंबर, मतलब कि नवंबर 2021 तक का जो समय है विदेश जाने के लिए जबरदस्त है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कुंडली में भाग्योदय कब होगा? देखिए कुंडली के अनुसार देखा जाए तो आपका भाग्योदय करीब करीब 28 वर्ष के आसपास अच्छे से हो जाएगा। हालांकि 24 वर्ष में भी आपका भाग्योदय हो चुका है, लेकिन 28 वर्ष में पूर्ण रूप से आपका भाग्योदय हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या मैं मांगलिक हूं? बिल्कुल आप मांगलिक हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप मांगलिक नहीं है, आप मांगलिक हैं। विवाह मेरा कब होगा? देखिए मेरे अनुसार मैंने आपको बताया था कि 28-30 के बाद ही विवाह करेंगे तो ही आपके लिए बढ़िया है, अदरवाइज परेशानी ज्यादा होगी आपको। तो कम से कम मिनिमम अगर आप बात करते हैं तो 28 वर्ष की वो उम्र होनी चाहिए, और यदि आप मेरी सलाह माने तो 30 के आसपास विवाह करें, अति उत्तम। पत्नी कैसी होंगी जानना चाहते हैं? पत्नी अच्छी होंगी, थोड़ी मेच्योर्ड होंगी, समझदार होंगी। पत्नी मेच्योर्ड होंगी और समझदार होंगी, और उनकी सलाह आपके लिए लाभदायक होगी। इसके अलावा ये कहते हैं कि पत्नी के साथ संबंध कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे। देखिए शनि 7वें भाव में बैठा हुआ है, स्वग्रह रहेगी। देखिए ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं कि यहां पर जो शनि स्वग्रही बैठे हैं कुछ लाभ नहीं करवाएंगे। देखिए शनि एक मेच्योर्ड ग्रह है, शनि एक मेच्योर्ड ग्रह है, तो यहां पर बहुत प्रेम प्यार और ये सब तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ स्वग्रही शनि है, आपका प्यार दिखावटी नहीं होगा, आपका प्रेम दिखावटी नहीं होगा, जेन्युइन लव होगा, मेच्योर तरीके से लव होगा, और एक दूसरे के लिए दोनों जो है सहायक सिद्ध होंगे। आपका विवाह बढ़िया है, बस थोड़े विलंब से विवाह करिए। 26 के आप हो चुके हैं, बस 2-3 साल बाद विवाह करिए, 30 के आसपास विवाह करिए, अति उत्तम रहेगा। किस दिशा में विवाह के योग हैं? शनि के डायरेक्शन को देख करके कह सकते हैं कि पश्चिम दिशा की तरफ जो है विवाह के योग आपके हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि मैं अपने मकान को और विस्तृत करना चाहता हूं, उससे आमदनी के कैसे योग है? मतलब मुझे लगता है कि ये मकान में कुछ और फ्लोर्स ऐड करके जो है शायद उसको भाड़े वगैरह पे चढ़ाना चाहते होंगे, शायद ये यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल देखिए आप ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन 4th हाउस जो कि प्रॉपर्टी का होता है, 4th हाउस जो प्रॉपर्टी का होता है वो है आपकी कुंडली में, यहां देखिए चंद्रमा और राहु अच्छा नहीं है।
यदि वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, यदि वो आपके नाम पे नहीं है तो फिर आपकी कुंडली मायने नहीं रखती, लेकिन यदि वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है तो फिर वो जो काम है आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं है। आपके लिए रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कारोबार अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लिख करके नोट करके रख लीजिए। यदि आपके पिताजी के नाम पे वो बिल्डिंग है तो बनवाइए, उनकी कुंडली देख लीजिए, उनकी कुंडली से बनवाइए, आपकी कुंडली से वो योग अच्छे नहीं है। घर का काम कब स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, अगर आपके नाम पे है घर तो फिर तो मैं आपको बता सकता हूं कि शुक्र में जब जो दशा आएगी सूर्य वगैरह की, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं 2021-2022 के आसपास। अदरवाइज जो है आने वाले समय में आप ऐसा कर पाएंगे यदि आप पिताजी के नाम से या फिर पिताजी के पैसे से ये कुछ करना चाह रहे हैं तो फिर उनके कुंडली को देख लीजिए और उसके अनुसार काम करिए। आप अपने अनुसार काम करना चाहते हैं तो 2021-2022 के बीच का वो समय होगा जब आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा ये कहते हैं कि माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? वीक है। देखिए, निश्चित रूप से माता का भी स्वास्थ्य वीक नजर आ रहा है और पिता का भी स्वास्थ्य वीक नजर आ रहा है। निश्चित रूप से कहते हैं कि पापा और दादी की तबियत खराब रहती है। देखिए, पिता के लिए, देखिए, एक की कुंडली से सबको तो नहीं देखा जा सकता है। आपके स्वास्थ्य के लिए आपकी कुंडली ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके फादर की कुंडली में वो योग ज्यादा प्रबल होंगे, ज्यादा अच्छे से नजर आएंगे। लेकिन हाँ, एक इंडिकेशन मिल जाता है माँ बाप संतान भाई बहन को लेकर के, एक इंडिकेशन मिल जाता है। पिता यानी कि दसम भाव को हम देखते हैं और सूर्य को भी देखते हैं। तो सूर्य केतु का यहां पर जो योग बना हुआ है, ग्रहण दोष जो बना हुआ है, वो परेशानी खड़ी कर रहा है। ग्रहण दोष परेशानी खड़ी कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ये आपकी ही कुंडली में है, इस वजह से ऐसी परेशानी उनको आ रही है। निश्चित रूप से पिताजी की भी कुंडली में ऐसा कुछ होगा, उनकी अपनी खुद की कुंडली में, जिस वजह से उनको स्वास्थ्य की परेशानी रहती होगी। दादी की तबियत आपने पूछी है और यह है पिता का भाव, यह है पिता का भाव। और इनकी माता यानी कि यहां से चतुर्थ घर, यानी कि हम यहां से 4 घर आगे बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं लग्न के ऊपर, यानी कि सूर्य का ही घर बनता है। तो सूर्य को ठीक कर लीजिए, उसमें भी थोड़ी स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है, किसी भी नए कार्य को करने जाता हूं तो डर बना रहता है, ऐसा किस ग्रह के कारण होता है? देखिए, मन और आत्मा, मन होता है चंद्रमा और आत्मा होता है सूर्य। और इसके अलावा शरीर के लिए हम लग्न को देखते हैं। मन है आपका कमजोर, मैंने आपको बताया था, यदि याद हो तो मैंने बताया था चंद्रमा के मध्यम दोष और ग्रहण दोष में है नर्वसनेस, कंसंट्रेशन का वीक हो जाना, मन का अशांत रहना, ये परेशानी ये देगा। दूसरा, सूर्य केतु के साथ ग्रहण दोष है, नर्वसनेस। लग्नेश सूर्य बनते हैं, ग्रहण दोष में है, नर्वसनेस, डिसीजन लेने में परेशानी। साफ साफ तो बात बता रहा है, आपकी कुंडली में ग्रह साफ साफ इंडिकेशन कर रहा है कि आपको इन चीजों को लेकर के परेशानी होगी, जीवन में डिसीजन लेने में आपको परेशानी होगी। चलिए, इसके अलावा इन्होंने किस ग्रह, चंद्रमा सूर्य राहु केतु, ये सब उसके पीछे का कारक ग्रह है। तो चंद्रमा और सूर्य को बेहतर करेंगे, स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। मेरे इष्ट देव कौन है? नारायण या फिर बृहस्पति जो है आपके इष्ट देव है, तो विष्णु भगवान या फिर शिव जी की पूजा उपासना करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा इन्होंने पूछा है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहती है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस टाइफॉइड होते रहते हैं, गंभीर हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? यदि आपको याद हो तो मैंने गुरु के बारे में कहा था, द्वितीय भाव से हम खान पान को देखते हैं और छठे भाव से रोग। गुरु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ना, यह सबसे मेजर वीक पॉइंट है। और लिवर से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी के लिए खास करके जो कारक ग्रह है वो गुरु है। टाइफॉइड और ये जो जॉन्डिस है, इसके पीछे का कारक ग्रह गुरु है, उसकी नीच की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव के ऊपर। निश्चित रूप से मैंने आपको कहा था कि गुरु की वजह से ऐसा हो रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो अपने खान पान का ध्यान रखिए। कुंडली के राजयोग एवं दोष के बारे में उन्होंने पूछा है। राजयोग के बारे में मैंने बताया, यहां पर देखा जाए तो काफी हद तक जो राजयोग नजर आ रहा है, गुरु को भी मैं राजयोग में ही कंसिडर करूंगा। धन भाव में उनकी स्थिति बढ़िया है। शनि यहां पर शश महापुरुष योग बना रहे हैं। सूर्य का अच्छा राजयोग बन रहा है, कोई नाम नहीं है लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा राजयोग है। इसके अलावा शुक्र यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। बुध यहां पर जो है वो महाधनी योग और धन योग भी बना रहा है। और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए चंद्रमा और मंगल आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि विदेश वगैरह जाने के लिए छोटे मोटे योग बना रहा है। दोष भी मैंने आपको बता दिया है कि विशेषकर आपकी कुंडली में जो दोष है वो है राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष, सूर्य केतु का ग्रहण दोष और मंगल मांगलिक दोष बना रहे हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि क्या मांगलिक दोष मुझे कठिनाई देगा? देखिए, मांगलिक दोष का सीधा सा जो संबंध है वो विवाह से है। विवाह से यदि आप कुंडली मिलान करते हैं, विवाह में कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं, मान लीजिए कि सामने वाला मांगलिक नहीं है, सामने वाला मांगलिक है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए सामने वाला मांगलिक नहीं है तो भी क्या करना है, कुंडली अच्छे से मिलान कर लेनी है और मांगलिक दोष निवारण पूजा करवा लेनी है। इसमें परेशानी क्या है? कोई कठिनाई नहीं है, ऐसा करने में कोई भी कठिनाई नहीं है। मांगलिक हो जाने से
विवाह खराब हो जाएगा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपका भ्रम है। बस अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या फिर किसी से भी अच्छी सलाह लेकर के जो है आप अपनी कुंडली का मिलान करवाइए। जब आप विवाह करते हैं कोई परेशानी नहीं आएगी, कम से कम मांगलिक दोष की वजह से तो रत्ती भर भी आपको परेशानी नहीं आएगी, बेफिक्र रहें। कहते हैं मेरी 2 बड़ी बहन है, उनके साथ मेरे संबंध कैसे रहेंगे? बहुत अच्छे रहेंगे। देखिए, बड़े भाई और बड़ी बहन के लिए 11वें भाव को देखते हैं, लाभ स्थान को देखते हैं। बुध स्वग्रही है, बुध स्वग्रही है, उसके साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। हालांकि पाप करती दोष बना हुआ है तो बहुत अच्छे से अच्छे तक चले जाइए, बहुत अच्छे हो सकते थे अच्छे, लेकिन संबंध अच्छे ही रहेंगे, संबंध अच्छे ही रहेंगे, खराब कहीं से नहीं कह सकते। इसके बाद ये कहते हैं बिजनेस किस फील्ड में करूं, यदि करूं तो। देखिए, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहली बात आप बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं। मेरे अनुसार आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जो है अपने सूर्य को बेहतर करना है। सूर्य को बेहतर करिए, फिर बिजनेस करने के बारे में सोचिए किस क्षेत्र में बिजनेस कर सकते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर को पकड़िए, आंख बंद करके एजुकेशन सेक्टर को पकड़िए। इसके अलावा आप शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं, गारमेंट्स, कपड़े, परफ्यूम, लग्जरी आइटम्स, इनसे जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट आप खोल सकते हैं, वहां से आपको बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। तो इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, जबरदस्त तरक्की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सूर्य को स्ट्रांग करिए पहले। और इसके बाद इन्होंने पूछा है उपाय के बारे में, तो निश्चित रूप से मैं इनको उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है और नवमांश कुंडली के ऊपर हम चलते हैं। इनकी नवमांश कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है, अपनी ही राशि में विराजमान है, तो मैरिटल लाइफ तो आपकी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन वहां पर सूर्य केतु का ग्रहण दोष फिर से बना हुआ है, सूर्य केतु का ग्रहण दोष फिर से बना हुआ है, ये वीक पॉइंट बनता है, यानी कि सूर्य आपका वहां पर भी डैमेज हो रहा है केतु की वजह से। गुरु की स्थिति बढ़िया है और एक वीक पॉइंट और है, वहां पर चंद्रमा वहां भी डाउन है। शनि चंद्रमा का विष दोष बन रहा है वहां पर आपके सप्तम भाव में, तो वो शनि चंद्रमा का विष दोष आपके मैरिटल लाइफ में भी परेशानी खड़ी करेगा। शनि वहां पर सप्तम भाव में बैठा है, लेकिन चंद्रमा के साथ बैठा है और विष दोष बना रहा है। चंद्रमा वहां भी नीच का है, यानी कि आपका जो चंद्रमा है वो महा डैमेज है और सूर्य डैमेज है। तो सूर्य और चंद्रमा को बेहतर करिए, उपाय करिए। हर एक ग्रह के उपाय नहीं देने वाला हूं मैं आपको, सिर्फ 4 से 5 उपाय दूंगा, पूरी कुंडली बदल जाएगी, मतलब पूरी कुंडली के इफेक्ट्स जो है वो बदल जाएंगे आपके लिए। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए सूर्य ग्रहण दोष निवारण पूजा, सूर्य केतु ग्रहण दोष निवारण पूजा। ये पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा करवानी है। मान लीजिए कि आप फिलहाल नहीं करवा सकते हैं, कुछ परेशानी है ऐसी या वैसी धन को लेकर के, तो आपको क्या करना है, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे। ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र का जाप करेंगे 108 बार, और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का भी 21 बार, कम से कम वक्त हो तो 108 बार करें, नहीं तो कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का भी नित्य आपको जाप करना है। अगला उपाय है चंद्र राहु ग्रहण दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा। यह भी मान लीजिए फिलहाल आप नहीं करवा सके तो नित्य ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करेंगे। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे, इससे आपका चंद्रमा बेहतर होता चला जाएगा। ये जो उपाय मैंने आपको बताया, सूर्य को अर्घ देना, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, ये आप पूजा करवाने के बाद भी कंटिन्यू रख सकते हैं, जबरदस्त आपको लाभ होगा। अगला उपाय, नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का आप पाठ करेंगे। मंगल जो है आपके लिए वो अति योग कारक ग्रह, अच्छा नहीं अति योग कारक ग्रह है मंगल, आपके प्रॉपर्टी का, सुख का, माता से सुख का जो है वो स्वामी ग्रह है, आपके भाग्येश भी हैं और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसकी उस मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। तो नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करेंगे, लाभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है ओपल रत्न, शुक्र का रत्न है, 7.25 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में जरवा करके अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करेंगे। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को, शुक्र की महादशा प्रारंभ हुई है, मैंने आपको बताया था। करियर में, भाग्य में, यात्राओं में ये शुक्र आपको बहुत लाभ देने वाला है। जीवन में मान सम्मान सब कुछ ये शुक्र आपको देगा और ओवरऑल सुखों में वृद्धि कर देगा। चलिए एक बात आपको बताता हूं, इस कुंडली के अनुसार गुरु का रत्न पुखराज और सूर्य का जो रत्न है माणिक, वो भी धारण किया जा सकता है। मेरी बात को समझिए, माणिक और पुखराज भी धारण किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आपके लिए ओपल सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी आप पुखराज और माणिक धारण करेंगे, दाहिने हाथ में ही धारण करेंगे, और जो ओपल मैंने आपको अभी बताया है, रेकमेंड किया है, इस ओपल को बाएं हाथ की मध्यमा में आप डाल देंगे। अभी आपको दाहिने में डालना है, दाहिने की मध्यमा में, लेकिन जब आप माणिक या पुखराज में से कोई भी रत्न दाहिने में डालेंगे तो इसे आप बाएं में कर देंगे, ओपल को बाएं में कर देंगे, बाकी को दाहिने में ही धारण करेंगे। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए ओपल है आपके लिए, लेकिन आप चाहें आने वाले समय में माणिक और पुखराज
बेफिक्र होकर धारण कर सकते हैं। अगला और आखिरी उपाय है आपके लिए, गुरु यानी कि बृहस्पति आपके इष्ट देव हैं, तो नारायण या फिर शिव जी की पूजा आराधना करें, यथासंभव पूजा आराधना करें, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। किसी की भी पूजा आराधना करें, चाहे तो विष्णु भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का डेली आप 108 बार जाप कर लें, या फिर डेली शिव चालीसा पढ़ लें, इससे भी जो है आपको बहुत जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 26 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।